आज हम लोग मूल अधिकार के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि मूल अधिकार में हम लोग क्या-क्या आज पढ़ेंगे। तो देखिए मूल अधिकार में आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें है कि भाग वगैरह क्या है मूल अधिकार, किस भाग में क्या दिया हुआ है। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे मूल अधिकार की विशेषताएँ, फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग मेन फंडामेंटल राइट्स। तो ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मूल अधिकार की विशेषताएं। देखिए मूल अधिकार की संवैधानिक प्रकृति देखा जाए तो ये क्या है, संविधान के द्वारा प्रदान किया हुआ है, संविधान द्वारा प्रदत्त है, यानी सरकार की देन नहीं है बल्कि ये संवैधानिक है। अब ये कहना क्या चाहता है, यहाँ देखिए जैसे कानून दो प्रकार के हैं। एक कानून जब संविधान बन रहा था तब बने हैं, दूसरा कानून संविधान के बाद बने हैं जो। तो देखिए जो संविधान के टाइम पर संविधान सभा द्वारा डाले गए हैं वो है संविधान के समय वाले, लेकिन जब संविधान बन चुका उसके बाद आज तक जो भी कानून डाले जा रहे हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। यानी जो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा डाले गए कानून है वो, और जो आज के संविधान में डाले जा रहे हैं कानून, उन दोनों में यही फर्क है कि एक कानून ऐसा है जो देश के उन व्यक्तियों द्वारा निर्मित है जो देश को आजाद कराने में सम्मिलित थे, जबकि दूसरा कानून वो है जो देश को चलाने वाले व्यक्तियों का समूह है, यानी मंत्री, सांसद, संसद, कार्यपालिका वगैरह। तो आइए देखते हैं आगे इसकी जो विशेषताएं हैं। दूसरा है लोकतांत्रिक महत्व। तो देखिए जो मूल अधिकार है वो लोकतंत्र की आधारशिला है, यानी ये कहा जा सकता है कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र आज है तो वो मूल अधिकार की ही वजह से है। जैसा कि मूल अधिकार का मेन उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यानी सब क्या आज हम लोगों के देश में या आज हमारी इंडिया में सिर्फ ओबीसी चुनाव में लड़ सकता है या मतदान कर सकता है? क्या सिर्फ एससी या एसटी चुनाव लड़ सकता है या मतदान कर सकता है? तो अब ऐसा है नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक जो है वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है, यानी चुनाव लड़ भी सकता है और मतदान भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नागरिक। तो कोई भी देश का नागरिक, चाहे वो एससी कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, एसटी से हो, जनरल से हो, वो सिर्फ उस आधार पर भारत में चुनाव लड़ सकता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसलिए कहा जा सकता है कि मूल अधिकार जो नागरिक लोकतंत्र है तो लोकतंत्र की आधारशिला है। आगे देखते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की रक्षा करता है। जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता, यहाँ देखते हैं पहले स्वतंत्रता, फिर है समानता, उसके बाद है गरिमा। ये तीन शब्द हैं। तो ये तीनों की रक्षा कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स। देखिए स्वतंत्रता में देखा जाए तो आर्टिकल 19 में दी है 6 प्रकार की स्वतंत्रता। वाक, यानी हम कभी भी कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वो बात सकारात्मक होना चाहिए। हम देश में कहीं भी जा सकते हैं, हम देश में कहीं भी बस सकते हैं, ये सभी हमारे संविधान ने स्वतंत्रता दी है। समानता, समानता क्या क्या मिली है, जैसे कानून के सामने सब बराबर है। समानता में देखा जाए तो किसी के साथ सामाजिक आधार पर, धार्मिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा। सभी को जीने का अधिकार है, सभी को काम करने का अधिकार है। तो ये सभी देखा जाए तो समानता है। सभी को पढ़ने का अधिकार है। वही गरिमा की बात देखा जाए तो गरिमा में क्या है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 खुद में ही एक ऐसा अधिकार है
जो पूरे मूल अधिकार को समाहित किए हुए है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार क्या है, जो स्वतंत्रता, समानता और गरिमा तीनों को सुनिश्चित करता है, ऐसा ही अधिकार मूल अधिकार कहलाता है। जैसे एक शब्द में कहा जा सकता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक अधिकार, सर्वांगीण विकास में सहायक अधिकार क्या है, मूल अधिकार है। तो ये है मूल अधिकार। चलिए आगे देखते हैं इसमें। फिर है न्यायिक संरक्षण। देखिए न्यायालय द्वारा संरक्षित है, यानी अगर हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकते हैं। जैसे देखिए रिट, संविधान में रिट दी हुई है कि नहीं, एक तो 32 के तहत है और दूसरी है 226 के तहत। देखिए जो 32 के तहत रिट है वो मिली है सुप्रीम कोर्ट को, 226 के तहत जो रिट मिली है वो है सभी राज्यों के हाई कोर्ट्स को। देखिए इन्हीं 32 और 226 के तहत जो भी नागरिक के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है वो हम कोर्ट में जाकर अपने अधिकार को लागू करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पुलिस आई और हमें उठा कर ले गई और जेल में बंद कर दिया, हमारे घर वालों को पता ही नहीं है कि मैं किस हाल में हूँ, क्या है। तो हमारे घर वाले क्या कर सकते हैं, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, 32 के तहत हमारे घर वाले सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या 326 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां जाकर कह सकते हैं कि हमारे घर के इस व्यक्ति को पुलिस वाले ले जाकर बंद किए हैं, उसका कोई पता नहीं है कि वो किस हाल में है, क्या है, और ये भी नहीं मालूम कि किस वजह से उसे जेल में डाला गया है। तो ये सब जानकारी जब कोर्ट में देंगे तो कोर्ट सीधे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा, जिसके तहत जो भी व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसे कोर्ट के समक्ष शरीर के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि मूल अधिकार को न्यायिक संरक्षण मिला हुआ है। फिर है नागरिक और विदेशी दोनों को ये प्राप्त अधिकार है। देखिए इसमें कुछ अधिकार हैं जो केवल नागरिक को मिले हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। 15 में क्या है, देखिए 15 में दिया हुआ है कि राज्य या नागरिक किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। 16 में क्या है कि राज्य जब किसी को नौकरी देगा तो सभी के साथ समान व्यवहार करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। 29 में अल्पसंख्यक के विषय में है। 30 में अल्पसंख्यक को उनके प्रशासन वगैरह के बारे में दिया हुआ है। वहीं जो विदेशियों का अधिकार है तो 15, 16, 19, 29 को छोड़कर जो भी अधिकार बचने हैं वो विदेशियों को और देशी नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में टोटल 5 मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को दिए हुए हैं, बाकी सभी अधिकार पर नागरिक और विदेशी को समान अधिकार है। अब अगला है राज्य के विरुद्ध रक्षा। तो देखिए जो नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं, जो मूल अधिकार है नागरिकों को राज्य की मनमानी से बचाते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया कि मान लीजिए कि पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लिए और जेल में डाल दिए, कोई वजह ये सब बताए ही नहीं, तो ये राज्य अपने मन माने से तो मुझे अरेस्ट किया है, तो इसके लिए मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कराया, जिसके बाद वो उन्होंने मुझे आजाद किया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ना कि ये राज्य के विरुद्ध हमें सुरक्षा देती है, यानी राज्य के मनमाने कर्तव्य से हमें बचाती है या बचाते हैं। आइए देखते हैं अधिकारों की सीमाएं। तो देखिए ये पूर्ण नहीं है, यानी कह सकते हो कि ये जो मूल अधिकार है ना, ये ऐसा नहीं है कि बस दे दिए गए हैं तो इस पर रोक टोक नहीं है, मूल अधिकार पर रोक है। अब जैसे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, ये भी एक व्यक्ति है, ये वाला जो ए व्यक्ति है और ये जो बी व्यक्ति है, जो ए व्यक्ति है वो मानसिक रूप से ठीक है लेकिन बी व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं है। अब दोनों के हाथ में क्या दे दी, बंदूक, ठीक, बंदूक दे दो। अब देखो जो मानसिक रूप से ठीक व्यक्ति है वो तो कहीं
जबरदस्ती फायरिंग करेगा नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति है जो मानसिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है, उसका भरोसा तो नहीं ना वो बंदूक किस पर चला सकता है, कहाँ चला सकता है, कब चला सकता है। तो ऐसे ही जो बंदूक देना है उसकी तो सीमाएं है ना, किसके हाथ में बंदूक जाएगी, क्यों जाएगी, तो ये सब एक लिमिट होगी ना। तो ऐसे ही मूल अधिकार है कि मूल अधिकार मिलेंगे, लेकिन किस लिमिट तक मिलेंगे और किसको कितने मूल अधिकार का अधिकार है, ये सब। तो मूल अधिकार एब्सोल्यूट या पूर्ण नहीं, यानी मूल अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और प्रतिबंध का कारण क्या हो सकता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता। जैसे मान लीजिए कि किसी को कह दिया गया कि तुम्हें बोलने की आजादी है, अब वो बोलने की आजादी के नाम पर खड़ा होकर चौराहे पे लोगों को गाली दे माँ बहन की, तो क्या ये ठीक है? ये ठीक नहीं है ना, नैतिक रूप से भी ठीक नहीं है और सार्वजनिक व्यवस्था में के मामले में भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो पीटा जाएगा। तो इसलिए एक लिमिट तक बोलने की स्वतंत्रता भी मिली हुई है। अगला है आपातकाल में निलंबित हो सकते हैं। देखिए अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे मूल अधिकार है जो कभी भी किसी भी हाल में निलंबित नहीं किए जा सकते, लेकिन अनुच्छेद 19 359 के तहत निलंबित होगा। बाकी जो बचे मूल अधिकार है वो निलंबित किए जा सकते हैं। संविधान में अगर मूल अधिकार का स्थान देखा जाए तो मूल अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। मतलब जैसे इस व्यक्ति का शरीर है, अगर इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये शरीर किस काम का है? किसी काम का नहीं। उसी तरीके से ये जो संविधान है, अगर इसमें से फंडामेंटल राइट्स को अलग कर दिया जाए तो ये संविधान किसी काम का नहीं बचेगा। तो इस तरह बताया गया है। फिर अगर देखा जाए मूल अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है, तो देखिए ये सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। तो आगे वाली वीडियोस में हम लोग इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रकृति किसकी है? मूल अधिकार की। आई होप आप लोगों की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी किस्म की परेशानी हो रही है या कोई एरर है तो वो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।